अदालत का फैसला क्यों नहीं मानते? अदालत क्या इस बात का फैसला करेगी कि यहाँ पर राम का जन्म हुआ था कि नहीं हुआ था? मंदिर वहीं बनाएंगे। ये कहानी है ऐसे व्यक्ति की जिसने त्याग शब्द का मतलब बचपन में ही सीख लिया था। ये कहानी है उस शख्स की जो पैदा भले ही पाकिस्तान में हुआ हो, लेकिन उसने संघर्ष सिर्फ भारत के विकास के लिए किया। ये कहानी है उस इंसान की जिसने हमें राम मंदिर का सपना दिखाया और लंबी लड़ाई लड़ी। ये कहानी है उस भारतीय राजनेता की जो कई बार पीएम की रेस में शामिल हुए पर कभी देश के प्रधानमंत्री नहीं बन पाए। ये कहानी है उस व्यक्ति की जिसके योगदान के बिना आज बीजेपी नाम की कोई पार्टी नहीं होती। ये कहानी है भारत रत्न लाल कृष्ण आडवाणी की। नमस्ते, मैं हूं रिया श्री और आप देख रहे हैं आर भारत। 8 नवंबर के दिन कराची में किशन चंद आडवाणी और ज्ञानी देवी के घर एक बेटा हुआ। घर के लाल का नाम रखा लाल कृष्ण। नाम ही भगवान कृष्ण के ऊपर था और आदतें भी एक सच्चे भक्त वाली थी। कई किताबों में इस बात का जिक्र है कि लाल कृष्ण आडवाणी यानी एलके आडवाणी बचपन से ही काफी जिज्ञासु यानी इनक्विजिटिव थे। वो हर बात को ध्यान से सुनते थे और तथ्य लॉजिक के साथ ही कोई बात कहते थे। हिंदू होने के सभी गुण उनमें शुरू से ही थे। उन्होंने जीवन के 20 साल कराची, जो कि अब पाकिस्तान में है, वहां गुजारे हैं। आडवाणी के जन्म के समय भारत का बंटवारा नहीं हुआ था। कराची सिंध प्रांत में आता था। आडवाणी ने 14 साल की उम्र में आरएसएस राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ को ज्वाइन कर लिया। वो ऐसे व्यक्ति थे जो कराची और लाहौर जैसे शहरों में शाखा लगाया करते थे। उनकी एक छोटी बहन शीला आडवाणी भी थी। बताते हैं कि एलके आडवाणी बहन शीला को भी हिंदुत्व पर ज्ञान देते थे। लेकिन फिर आया साल 1947 और सब कुछ बदल गया। भारत पाकिस्तान का बंटवारा हो गया। एलके आडवाणी का परिवार भारत आ गया और गुजरात में बस गया। आडवाणी के दोस्त, कुछ परिवारजन पाकिस्तान में ही रह गए। गुजरात में आडवाणी के परिवार को पूरी गृहस्थी शुरू से बसानी पड़ी। आडवाणी ने अपनी ऑटोबायोग्राफी में इस बात का जिक्र किया है कि वो कराची और लाहौर को बहुत याद करते हैं। आडवाणी लिखते हैं, 1947 की शुरुआत में चीजें तेजी से बदलने लगी। अप्रैल मई तक साफ हो गया कि सिंध पाकिस्तान का हिस्सा होगा, जिसे सुनकर उन्हें बहुत बुरा लगा। बंटवारे से पहले वहां कोई दंगा नहीं हुआ था। बंटवारे के बाद भी स्थिति खराब नहीं थी, इसलिए मन में ये भावना नहीं आई कि भारत जाना चाहिए। लेकिन कुछ ही दिन बाद कुछ ऐसा हुआ कि आडवाणी के परिवार ने तय किया कि भारत आना ही सबसे सही रास्ता है। कराची में सितंबर में एक भीषण धमाका हुआ। इस कारण वहां रहने वाले ज्यादातर हिंदू आबादी का मन बदल गया। रिपोर्ट्स के मुताबिक इसका आरोप आरएसएस से जुड़े लोगों पर लगा। क्योंकि आडवाणी आरएसएस से जुड़े थे, इसलिए उनके अंदर डर तो नहीं था, लेकिन लोगों ने उन्हें सलाह दी कि वो अकेले यहां से चले जाएं। 12 सितंबर 1947 को उन्होंने कराची छोड़ दिया। काश कराची और लाहौर भारत का हिस्सा होते। आडवाणी इसके बाद राजस्थान में संघ का काम संभालने लगे। राजनीति में कैसे हुई आडवाणी की एंट्री? 1951 में भारतीय जनसंघ के सदस्य बने आडवाणी। साल 1957 तक आडवाणी पार्टी सचिव रहे। 1970 से 1976 तक दिल्ली से राज्यसभा के सदस्य रहे। 1973 से 1977 तक जनसंघ में अध्यक्ष पद पर सेवाएं दी। 1976 से 1982 तक गुजरात से राज्यसभा के सदस्य रहे। 1980 में एलके आडवाणी और अटल बिहारी वाजपेयी ने मिलकर भारतीय जनता पार्टी की स्थापना की। दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी बीजेपी को तैयार करने में बड़ा रोल। एलके आडवाणी वो शख्स हैं जिन्होंने भारतीय जनता पार्टी की नींव रखने में अहम भूमिका निभाई। ये कम ही लोगों को पता होगा कि जब जनता पार्टी के कई नेताओं ने दिल से जनसंघ को स्वीकार नहीं किया था, तो अटल बिहारी वाजपेयी और लाल कृष्ण आडवाणी के बीच एक अलग पार्टी बनाने को लेकर बात हुई। इस पर अटल बिहारी वाजपेयी की सहमति के बाद इस दिशा में आगे कदम बढ़ाया और बीजेपी का गठन हुआ। जब नई पार्टी के लिए चुनाव चिन्ह की बात हुई, तो वो लाल कृष्ण आडवाणी ही थे जिन्होंने कमल को चुना था। लाल कृष्ण आडवाणी बीजेपी के सबसे लंबे समय तक अध्यक्ष रहने वाले नेता हैं। आडवाणी और रथ यात्रा। हिंदुत्व के मुद्दे पर भारतीय जनता पार्टी को 2 सीटों से 182 सीटों तक पहुंचाने में लाल कृष्ण आडवाणी का महत्वपूर्ण योगदान रहा। उन्होंने ही भारतीयों को राम मंदिर का सपना दिखाया
और मंदिर यहीं बनाएंगे का नारा दिया। 1990 में राम मंदिर आंदोलन के दौरान उन्होंने सोमनाथ से अयोध्या के लिए रथ यात्रा निकाली। हालांकि आडवाणी को बीच में ही गिरफ्तार कर लिया गया। इस यात्रा के बाद आडवाणी का राजनीतिक कद और बड़ा हो गया। 1990 की रथ यात्रा ने लाल कृष्ण आडवाणी की लोकप्रियता को चरम पर पहुंचा दिया। साल 1992 में ढांचा विध्वंस के बाद जिन लोगों को अभियुक्त बनाया गया उनमें आडवाणी का नाम भी शामिल था। आडवाणी ने कभी दामन पर नहीं लगने दिया दाग। राम मंदिर आंदोलन के दौरान देश में सबसे ज्यादा लोकप्रिय नेता होने और संघ परिवार का पूरा आशीर्वाद होने के बावजूद आडवाणी ने 1995 में वाजपेयी को प्रधानमंत्री पद का दावेदार ऐलान करके सबको हैरानी में डाल दिया। उस वक्त आडवाणी खुद प्रधानमंत्री बन सकते थे, लेकिन आडवाणी ने कहा कि भाजपा में वाजपेयी से बड़ा नेता कोई नहीं है। 50 साल तक वो वाजपेयी के साथ नंबर 2 बने रहे। 50 साल से ज्यादा के राजनीतिक जीवन के बावजूद आडवाणी पर कोई दाग नहीं लगा। और जब 1996 के चुनावों से ठीक पहले कांग्रेस के नरसिम्हा राव ने विपक्ष के बड़े नेताओं को हवाला कांड में फंसाने की कोशिश की, उस समय आडवाणी ने सबसे पहले इस्तीफा देकर कहा कि वो इस मामले में बेदाग निकलने से पहले चुनाव नहीं लड़ेंगे। और 1996 के चुनाव के बाद वो मामले में बरी हो गए। देश के पूर्व उप प्रधानमंत्री रह चुके हैं लाल कृष्ण आडवाणी। जब भी भारतीय जनता पार्टी के इतिहास की बात होगी तो देश के पूर्व उप प्रधानमंत्री लाल कृष्ण आडवाणी की चर्चा जरूर होगी। लाल कृष्ण आडवाणी अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार में भारत के 7वें उप प्रधानमंत्री रह चुके हैं। भारत के पहले उप प्रधानमंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। इस पद पर अब तक के अंतिम व्यक्ति लाल कृष्ण आडवाणी ही थे। उप प्रधानमंत्री बनने के बाद कैसा रहा लाल कृष्ण आडवाणी का राजनीतिक जीवन? 1998 में लाल कृष्ण आडवाणी तीसरी बार 12वीं लोकसभा के सदस्य रहे। 1998 से 1999 तक लाल कृष्ण आडवाणी केंद्रीय गृह राज्य मंत्री रहे। 1999 में लाल कृष्ण आडवाणी को चौथी बार 13वीं लोकसभा के सदस्य के रूप में चुना गया। अक्टूबर 1999 से मई 2004 तक लाल कृष्ण आडवाणी केंद्रीय गृह मामलों के कैबिनेट मंत्री रहे। 29 जून 2002 से मई 2004 तक लाल कृष्ण आडवाणी उप प्रधानमंत्री रहे। 1 जुलाई 2002 से 25 अगस्त 2002 तक लाल कृष्ण आडवाणी केंद्रीय कार्मिक पेंशन और लोक शिकायत मंत्री रहे। साल 2004 में लाल कृष्ण आडवाणी 14वीं लोकसभा में 5वीं बार फिर से निर्वाचित हुए और विपक्ष के नेता बने। 5 अगस्त 2006 से मई 2009 तक लाल कृष्ण आडवाणी गृह मामलों की समिति के सदस्य रहे। साल 2009 में लाल कृष्ण आडवाणी छठी बार 15वीं लोकसभा के लिए फिर से चुने गए। मई 2009 से दिसंबर 2009 तक लाल कृष्ण आडवाणी लोकसभा में विपक्ष के नेता थे। 4 अगस्त 2009 को लाल कृष्ण आडवाणी को संसद भवन परिसर में राष्ट्रीय नेताओं और सांसदों की मूर्तियों या चित्रों की स्थापना कर समिति के सदस्य के रूप में चुना गया। साल 2009 ही वो साल था जब लाल कृष्ण आडवाणी गृह मामलों की समिति के सदस्य बने। 15 दिसंबर 2009 को लाल कृष्ण आडवाणी संसद भवन परिसर की विरासत चरित्र के रखरखाव और विकास पर संयुक्त संसदीय समिति के सदस्य बने। 10 जून 2013 को लाल कृष्ण आडवाणी ने अपने सभी पदों से इस्तीफा दे दिया। उन्होंने अपनी चिंताएं जाहिर करते हुए कहा कि बीजेपी अब वैसी पार्टी नहीं रही, यानी उतनी वीक पार्टी नहीं रही जिसे नानाजी देशमुख, श्याम प्रसाद मुखर्जी, अटल बिहारी वाजपेयी और दीनदयाल उपाध्याय ने बनाया था। और फिर वरिष्ठ नेता राजनाथ सिंह के दखल के बाद लाल कृष्ण आडवाणी ने अपना इस्तीफा वापस लिया और अब 97 साल के लाल कृष्ण आडवाणी भारत रत्न लाल कृष्ण आडवाणी बन चुके हैं। आडवाणी के चाहने वालों की खुशी का ठिकाना नहीं है, और हो भी क्यों ना, आडवाणी के योगदान ने भारत की दिशा को पूरी तरह से बदल कर रख दिया। भारत में एक ही लाल कृष्ण आडवाणी है, क्योंकि वाकई आसान नहीं है लाल कृष्ण आडवाणी होना। लोक रथ है, जनता का रथ है, जो सोमनाथ से चला है और जिसने मन में संकल्प किया हुआ है कि 30 अक्टूबर को वहां पर पहुंच करके कार सेवा करेंगे और मंदिर वहीं बनाएंगे। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और देखते रहें आर भारत।